everyone. I hope you guys are doing well. So हम लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं ग्रामर पोर्शन बीपीएससी टीआरई का. आज हम लोग करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक. कितने सारे ग्रामर टॉपिक्स करने के बाद आज कुछ रिलीफ पैसेजेस सॉल्व करते हैं. तो अभी तक बीपीएससी के जितने पेपर हुए एक बारी कैंसिल हुआ, एक बारी लीक हो गया. अब ये वाला एक पेपर है मेरे पास और ये आपके सारे पीवाईक्यू ही हैं. 3 पीवाईक्यूज हैं, बेसिकली 3 पैसेजेस हैं. हम पैसेज रीड करेंगे, पैसेज को सॉल्व करेंगे. लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अनसीन पैसेज होता क्या है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेजेस. तो एक बार थोड़ी सी देर बात करते हैं कि अनसीन पैसेजेस सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अनसीन पैसेजेस होते क्या है. ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू हेल्प अस. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि अनसीन पैसेज क्या होता है. ओके, सो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एक अनसीन पैसेज. अब अनसीन पैसेज को अगर आप डिकोड करोगे तो ये कैसे बनाए? अनसीन, अनदेखा हुआ एक पैसेज. तो एक ऐसा पैसेज आपके पास आता है जो 10 से 15 लाइंस का होता है, जो कि हम कहते हैं जिसको अनसीन पैसेज. उसको हमने कभी देखा नहीं है. इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं. इसे हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन. क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंशन. और ये किन 2 वर्ड से बन रहा है? कॉम्प्रीहेंड से बनता है कॉम्प्रीहेंशन. तो यहां आप क्या कर रहे हो? आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो और फिर क्या दोगे? आप किसी चीज के बारे में आंसर्स दोगे. तो एक अनसीन पैसेज 15 से 20 लाइन, 10 से 15 लाइन का एक ऐसा पैसेज होता है. इट इज दैट पैसेज जो आपको मिलता है, जिसको आप रीड करते हो, वो अनदेखा पैसेज है. उसे समझते हो, एनालाइज करते हो, डिकोड करते हो, कॉम्प्रीहेंड करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप बेसिकली उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हो. अब ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं? इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के अंदर. कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एमसीक्यू के. आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे 5 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, और आपको क्या करना है? आपको उसमें से सही आंसर ढूंढना है. तो क्या होता है? 1 2 3 4 मोस्टली 4 ऑप्शंस होते हैं. हमने पहले भी ये रिवाइज किया था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं अनसीन पैसेजेस. मैं अपनी हर क्लास में समझाती हूँ. बेसिकली अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यू हैव 4 ऑप्शंस, हाउ वुड यू चूज द वन दैट इज करेक्ट? सो इफ यू रीड द स्टेटमेंट्स करेक्टली, वन वुड बी वेरी एक्सट्रीम आंसर. एक हमेशा कैसा ऑप्शन होगा? आपको बहुत एक्सट्रीम मिलेगा. तो ये एक्सट्रीम ऑप्शन हटा दो. जैसे कि ऐसा होगा कि ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पैसेज है लव के बारे में, सपोज लव के बारे में कोई पैसेज है, तो ये पैसेज होगा लव इज ऑलवेज गोइंग टू मेक यू सैड. तो ये ऑलवेज, एक्सट्रीमली, ऐसे वाले जो चीज होते हैं ना, एक्सट्रीम इमोशंस, वो बेसिकली आंसर नहीं होते हैं. कभी होता है कुछ मिनिमम आंसर आपको दे देते हैं, मतलब कुछ छोटी चीजें देते हैं, और कभी कभी बहुत मैक्सिमाइज करके आपको आंसर देते, ऑप्शन देते हैं. जैसे मैंने बोला लव के बारे में है, तो ये बोलते हैं कि लव एक तरीके का सिर्फ साइंटिफिक तरीके से देख के इन्होंने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए. और एक ये हो सकता है, बेसिकली हो सकता है ये पेरेंट्स के लव के बारे में था, लेकिन ये सिर्फ लव को टारगेट कर लेते हैं, ये बाकी पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करता ऑप्शन. तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिनिमम है, इस सॉल्यूशन में कुछ चीज मिसिंग है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. मैक्सिमम सपोज करो वो हर किसी के लव के बारे में बात करने लगते हैं, पर मैंने पूरे पैराग्राफ में पेरेंट्स के लव के, जो आपको लव करते हैं पेरेंट्स, उसके बारे में पैसेज लिखा था. तो ये क्या है? ये मैक्सिमम है. ऐसे बहुत सारी बार ऐसे हो सकता है. जैसे कि अगर सपोज करो आपका पैसेज जो है वो किसके बारे में है? पैसेज आपका पॉल्यूशन के बारे में है, और ये पॉल्यूशन दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में है. तो ये पैसेज के अंदर आपको क्या दे रहा है? सपोज ये आपको पीतमपुरा, जो कि एक दिल्ली में जगह है, सिर्फ उसके बारे में बता रहा है. तो ये क्या है? कुछ मिनिमम है, कुछ मिसिंग है. सपोज वो क्या करता है, सब आपके साथ बॉम्बे के बारे में भी बात कर रहा है, मुंबई के बारे में भी बात कर रहा है, लेकिन हम तो दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे, तो ये मैक्सिमम हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा. हमारा आंसर क्या होगा? ये 4th ऑप्शन होगा. हमेशा ऐसे ही सॉल्व करने का ट्राई करो. अब अगर हम बीपीएससी टीआरई देखते हैं, तो हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड के लिए देख रहे हैं. पहले जो मैंने बनाई वीडियोस, जो आपको जो पहले क्लासेस ली मैंने, वो सारे हम लोग ओवरव्यू देख रहे थे, मतलब हम हर कैटेगरी के लिए देख रहे थे, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी. अब यहाँ पे हम लोग जो क्लास में आज पढ़ रहे हैं वो 6th to 8th का है.
तो ये पैसेजेस का लेवल भी 6 to 8 के क्लासेस से रिलेटेड होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपका पैसेज, नो मैटर व्हाट। तो पैसेजेस बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि पैसेज हो सकता है आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस के थ्रू आता हुआ, एक फैक्चुअल पैसेज हो सकता है। एक पैसेज कैसा हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो सकता है। और पैसेज क्या हो सकता है, पैसेज एनालिटिकल हो सकता है। क्या हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस और आपको कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो डायरेक्टली, कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिया डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब अब पॉल्यूशन का रेट दिल्ली में दिखाया, सपोज दिखाया दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से 2 पीपल डाइड, और ऑप्शन में यहाँ पे 3 4 5 2 है, तो 2 आपने सिलेक्ट किया। ऐसे फैक्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस आ सकते हैं। या क्या पूछ सकते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये तो मेन थीम का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैसेज का थीम क्या है, ये भी पूछ सकते हैं सब थीम से रिलेटेड। जैसे यहां पर मेन थीम क्या बन जाएगा, है ना, मेन थीम हो जाएगा पॉल्यूशन, सब थीम क्या बन जाएगा, दिल्ली का पॉल्यूशन। तो इस तरीके से मेन थीम और सब थीम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बारे में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, इंप्लीकेशन का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब इंप्लीकेशन का क्वेश्चन आपके 6 to 8 के लेवल के लिए आना थोड़ा मुश्किल है, पीपीएससी में नहीं पूछेंगे आपसे, ये यूजीसी नेट में फिर भी आ जाता है, या फिर ये कैट के पेपर में आ जाता है, क्लैट के पेपर में आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपके पेपर में इंप्लीकेशन पूछेंगे। ठीक है, इंप्लीकेशन पूछना मुश्किल है और एजम्पशन करना भी मुश्किल है। कॉलरी भी एक टर्म है, कॉलरी भी एक टर्म है। तो ये जो कुछ 3 चीजें हैं ना, ये 3 चीजें वो होती है जो रीडर बेसिकली पैसेज रीड करके इन्फर करता है। ये भी पूछते हैं कभी कभी, आपने क्या इन्फ्रेंस निकाला इस पैसेज को रीड करके, तो पैसेज को रीड करके आपको क्या सही लगा, ऐसी चीजें थोड़ी कम पूछी जाएंगी आपके पेपर में। आपके पेपर में मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस, मेन थीम, सब थीम, साथ में क्या आएगा, ग्रामर रिलेटेड पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, वोकैब रिलेटेड। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कभी भी सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द मैन हु नेवर डाइज, ओमनीपोटेंट, इस तरीके से वो आपसे पूछ लेंगे। और क्या पूछ सकते हैं, ऑपोजिट मीनिंग से रिलेटेड, कि इसका एंटोनिम और सिनोनिम क्या है, एंटोनिम और सिनोनिम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एक वर्ड दे दिया, इसका एंटोनिम बताओ, इसका सिनोनिम बताओ। एक सेंटेंस दे दिया पैसेज से, इसका मीनिंग बताओ। एक सेंटेंस दे दिया, इसके अंदर टेंस बताओ कौन सा है। तो ग्रामर रिलेटेड, वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस आपके काफी आते हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही आता है। और फैक्चुअल क्वेश्चंस और मेन थीम क्वेश्चंस, ये 3 चीजें हैं जो आपके पेपर में जरूर आती हैं। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला पैसेज अपना रीड करते हैं। पहला पैसेज आपके सामने है, बहुत इजी, इसे रीड करते हैं। आई डोंट जस्ट रीड लेटर्स बिटवीन अदर्स, आई एक्सचेंज देम टू, आई एक्सचेंज देम टू, माइन रिटर्न आउट इन लॉन्ग हैंड दो मेनी years of practice. I wrote my first letters to my parents, first to my father who lived far away as I grew up, and then to my mom whom when I left home. ठीक है, दूसरा मैंने अपनी मॉम को लिखा when I left home. Our correspondence continued until they each died. Today the W of my signature is very much like my mother's, and I think of her each time I sign something by hand. I always look forward to renewing my stash of stamps too. I maintain long distance friendship through letters, each peppered with illustrations for the reader. I have participated in prison pen pilgrims, writing to a mother of 3 serving life for minor charges. Okay, पेन पैल प्रोग्राम्स होगा वो, पेन पैल प्रोग्राम्स। आई हैव, इधर रीड करते हैं, आई हैव इवन फॉलन इन लव थ्रू लेटर्स. After each of my parents died, I traveled to their cities to handle arrangements and found saved letters in their belonging. Some from me,
some about me, some simply telling each other about their lives over time. I even found letters over people had written to them. Through it all, I learned more about myself, about them, and about the world around them at the time. There's mention of the founding of Greenpeace, where my mom volunteered, located just around the corner from me on Banbury Road in Oxford. There are neighboring charts between my father, who was in Air Force, and John Booth, a teacher who lived down the street. There's documentation of my father's pilot training in the early 40s. I still have it all. तो ये पैरा एक बारी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी तरीके से अगर आप पैरा 2 बारी रीड नहीं करोगे तो आप कभी भी आंसर्स नहीं दे पाओगे. तो एक बारी हम दोबारा इसको रीड करेंगे. आई डोंट जस्ट रीड लेटर्स बिटवीन अदर्स, आई एक्सचेंज देम टू. मैं क्या करता हूं? एक्सचेंज भी करता हूं लेटर्स. सिर्फ रीड नहीं करता, एक्सचेंज करता हूं. माइन written out in long hand through many years of practice. और मैंने भी काफी years की practice करी है letters लिखने की. I wrote my first letters to my parents, first to my father who lived far away as I grew up, and then to my mom when I left home. तो सबसे पहली लेटर मैंने अपने फादर को लिखी जो मेरे से घर से दूर रहते थे, और जब मैं घर छोड़ के गया तो मैंने अपनी मम्मा को लिखना स्टार्ट किया. आर करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर राइटिंग की कॉन्वर्सेशन जो हो रही है, कंटिन्यूड अंटिल ईच डाइड. जब तक वो मरे नहीं मेरे माता पिता, तब तक मैं क्या करता रहा? उनको लेटर लिखता रहा. जो मेरी लेटर का W है, जो मेरे सिग्नेचर का W है, वो मेरी मम्मी की याद दिलाता है. क्या बोलता है? टुडे द W of my signature is very much like my mother's, and I think of her each time I sign something by hand. I always look forward to renewing my stash of stamps. मैं अपने जो stamps का ढेर है, जो मेरी कलेक्शन है, क्या है? जो मेरी कलेक्शन है, स्टैश मतलब कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स है, उनको मैं रिन्यू करना चाहता हूँ. बारी बारी भरता रहता हूँ क्योंकि मैं इतनी लेटर लिखता हूँ. आई मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप थ्रू लेटर. मैं बड़े सारे लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप मेंटेन करता हूँ लेटर लिखकर. ईच पेपर्ड विद इलिस्ट्रेशन, सबको इलिस्ट्रेशन करके मैं लिखता हूं. आई हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रिजन पेन पैल प्रोग्राम्स, राइटिंग टू मदर ऑफ 3 सर्विंग लाइफ फॉर माइनर चेंजेस. और मैंने जो कि हमारा प्रोग्राम था पेन पाल प्रोग्राम प्रिजन के अंदर, तब भी अपनी मम्मी को लेटर लिखी. आई हैव इवन फॉलन इन लव थ्रू लेटर्स. इनफैक्ट मैंने तो लोगों से प्यार भी किया है लेटर लिखकर. After each of my parents died, I have traveled to their cities to handle arrangements and found saved letters in their belongings. उनके मरने के बाद अलग अलग सिटी में मम्मी पापा रहते थे, मैं जाके देखा, वहां पे मुझे काफी सारी लेटर्स नजर आई. कुछ लेटर्स मेरे बारे में थी, some about me, some simply telling each other about their lives, और कुछ तो वो आपस में भी एक्सचेंज करते थे अपने अपने बारे में. I even found letters other people had written to them. कुछ और लोगों ने भी उनको लेटर लिखी है. Through it all, I learned more about myself, about them, and about the world around them at the time. लेटर से द्वारा मैंने उनके बारे में, अपने बारे में, दुनियादारी के बारे में काफी सीखा. There's mention of the founding of Greenpeace. किस तरीके से Greenpeace फाउंडिंग हुई उसके बारे में लिखा है, जहां पे मेरी मम्मा वॉलंटियर करती थी. Located just around the corner from me at Banbury Road in Oxford. There are neighborly chats between my father who was in Air Force. और Air Force में जब पापा थे उनकी चैट्स हैं. जॉन बूथ एक टीचर थे उनके साथ, who lived down the street. There are documents कि मेरे फादर किस तरीके से ट्रेनिंग करते थे अपने 40s में. I still have it all. मेरे पास अभी तक ये सारी लेटर्स हैं. ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन. तो क्योंकि हम बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर 4 ऑप्शंस तो आते नहीं है, 5 ऑप्शंस आते हैं. आपके सामने 5 के 5 ऑप्शंस हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है? द राइटर राइट्स हिज लेटर्स इन पेंसिल, हिंदी, लॉन्ग हैंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो मुझे सही आंसर दो.
टाइम लो आराम से, अगर एक बार पैसेज और देखना है तो पैसेज देख लो, दोबारा पैसेज देखो। फर्स्ट सेंटेंस रीड करो। आई डोंट जस्ट रीड लेटर्स बिटवीन अदर्स, आई एक्सचेंज देम टू, माइंड रिटन आउट इन लॉन्ग हैंड थ्रू मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो वो कैसे लिखता है, वो लॉन्ग हैंड राइटिंग के अंदर फुल फुल चीजें लिखकर, शॉर्ट हैंड होता है चीजों की एब्रीवेशंस लिख के, लॉन्ग हैंड होता है पूरी पूरी बड़ी बड़ी। तो जब भी पेपर में आपको ऑप्शंस दिखते हैं उसके बाद दोबारा आप पैसेज रीड करोगे आंसर ढूंढने के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका थीम क्या है, इसका मेजर थीम है लेटर राइटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग जो हमारा राइटर बता रहा है। और सब थीम में वो अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा है और अपनी मदर फादर के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबको पता है, आंसर होगा हमारा सी, बिल्कुल सी ही हमारा राइट आंसर है। हिज फर्स्ट लेटर वॉज रिटन टू, उसने अपनी पहली लेटर किसको लिखी थी, ये तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है बिकॉज हमने ये देखा ही था, इनफैक्ट हमने तो मार्क किया था। वो अपनी पहली लेटर किसको लिखता है, वो खुद बताता है कि मैंने बहुत सारी लेटर्स लिखी हैं, इनफैक्ट मैंने प्यार किया है लेटर्स लिख के भी, और मेरी पहली लेटर मैंने अपने फादर को लिखी थी, दूसरी अपनी मदर को लिखी थी व्हेन आई लेफ्ट। तो पहली लेटर अपने फादर को, दूसरी लेटर किसको लिखी है उन्होंने, अब फादर ऑप्शन में नहीं है ना, फादर ऑप्शन में नहीं है। माई फर्स्ट लेटर वॉज रिटन टू हिज, इट वॉज रिटन टू हिज फादर, किसको लिखा था उसने, फादर। तो क्या सिस्टर सही आंसर है, नहीं। क्या फ्रेंड सही आंसर है, नहीं। ओके तो सही आंसर क्या होगा, ई, दैट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स लिखा है। तो पेरेंट्स के अंदर तो फादर और मदर दोनों आ जाता है, पेरेंट्स में तो फादर एंड मदर दोनों आता है, लेकिन हमें पैसेज में एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि पहली लेटर उसके फादर को है, दूसरी उसकी मदर को है। तो इसीलिए ही ये भी गलत ऑप्शन है, मोर देन अबव हो नहीं सकता। सही आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सही आंसर होना चाहिए फादर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। हिज लेटर डब्ल्यू रिजेंबल हिज मदर, टीचर्स, फादर्स, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। दोबारा पैसेज पे जाते हैं, खुद बताता है राइटर हमें, हम लोग खुद से तो कुछ एज्यूम करेंगे नहीं। वो क्या बोलता है, टुडे द डब्ल्यू ऑफ माई सिग्नेचर इज वेरी मच लाइक माई मदर्स, किसके जैसा है, मेरे मदर के सिग्नेचर जैसा है। आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये चीजें गलत नहीं करोगे आप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर, बहुत इजी। तो ए सही आंसर है। उसके बाद द लेटर्स ऑफ हिज पेरेंट्स डैश देयर लाइव्स टू ईच अदर, क्या बताते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, लाफ्ट होता है, मोर देन अबव होता है, नन ऑफ द अबव। तो जब उसके पेरेंट्स आपस में लेटर लिख रहे हैं तो क्या कर रहे थे, द लेटर्स ऑफ हिज पेरेंट्स डैश देयर लाइव्स टू ईच अदर। वो बोलता है ना कि मेरे पेरेंट्स की लेटर्स भी मुझे मिली, जब मैं उनके घर गया तो मुझे लेटर्स मिली। आई फाउंड लेटर्स अदर पीपल हैव रिटन, आई फाउंड सम अबाउट मी, some from me, simply telling each other about their lives। वो क्या कर रहे थे, आपस में एक दूसरे की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे थे, आपस में एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा दैट इज क्रिटिसाइज करते हैं। क्या उसके पेरेंट्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, नो। क्या उसके पेरेंट्स एक दूसरे पे हंस रहे थे, नो। उसके पेरेंट्स एक दूसरे की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे थे। दे वर टेलिंग ईच अदर, दे वर टेलिंग ईच अदर अबाउट देयर लाइव्स। तो अब इससे क्या पता लगता है कि कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी आने चाहिए। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है सरकास्टिक कमेंट करना, किसी की गलती पिन पॉइंट करना। तो यहाँ क्रिटिसाइज तो नहीं हो रहा है, लाफ, क्या उपहास आ रहा है, यहाँ पे हंस रहे हैं एक दूसरे के मम्मी पापा, वो मम्मी पापा एक दूसरे पे नहीं, वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। तो मीनिंग्स भी आने चाहिए। उसके बाद क्या है, द लेटर्स डिपिक्टेड द डैश हिज पेरेंट्स लिव्ड इन। वो क्या डिपिक्ट कर रहे थे, हाउस, वर्ल्ड, सिटी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव।
वो एक दूसरे की क्या बात कर रहे थे? एक दूसरे के वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे। अब सिटी क्यों नहीं हो सकता ऑप्शन? मुझसे पूछोगे सिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फादर क्या थे उसके? पायलट थे, तो वो सिटी में ही नहीं थे, अलग अलग जगह ही जाएंगे, अलग अलग जगह की बात कर रहे थे, है ना? तो सिटी नहीं हो सकता, आपस में एक दूसरे की दुनिया के बारे में, वो दोनों कैसे जी रहे हैं उसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। तो सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? एक बारी पैसेज देखो, कुछ भी ऐसा था जो हमें नहीं आ रहा है, यहां देखो क्या बात हो रही है। देयर इज मेंशन ऑफ द फाउंडिंग ग्रीन पीस, उसके बाद क्या मम्मी क्या बताती हैं? अपनी जगह जहां वो रह रही हैं, द ब्रैनबेरी रोड, उसके बारे में बताती हैं, अपने नेबर के बारे में। फादर क्या कर रहे हैं? अपने पायलट ट्रेनिंग के बारे में, मतलब अपनी स्ट्रीट के बारे में बता रहे हैं। अपनी एक टीचर है उनके साथ जो बात, एयरफोर्स की जो टीचर है वहां पे, उनके साथ बताते हैं। तो ये क्या है? वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं, सिटी के बारे में नहीं बता रहे हैं। ओके, पैसेज टू आपके सामने क्या है? पैसेज टू है। और अगर मैं आपसे पूछूं करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस? तो आपस में जो वार्तालाप, जो बातें हो रही है ना लिख के, उसे करस्पॉन्डेंस कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं वोकैबुलरी में कि करस्पॉन्डेंस का मतलब बता दो, तो ऐसे भी याद रखना। उसके बाद है पैसेज टू, द नीड फॉर surgical operations, especially an emergency operation, almost always comes as a severe shock to the patient and his family. ठीक है, जो भी आपके सर्जिकल ऑपरेशन आप करते हो, मतलब आपको अचानक से किसी की सर्जरी करनी पड़ गई, वो फैमिली के लिए एज वेल एज एक पेशेंट के लिए बहुत ही दुखद चीज है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक, बहुत ही डर लग जाता है उनको ये चीजों के लिए। डिस्पाइट मॉडर्न एडवांसेस, most people still have an irrational fear of hospitals and anesthetics. तो लोगों को चाहे कितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई हो, कितनी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई हो, एक इररेशनल सा, अजीब सा लोगों के अंदर डर है, फियर है हॉस्पिटल्स का और एनेस्थीसिया लगवाने का। Patients do not often believe they really need surgery, cutting into the part of the body as opposed to treatment with drugs. उनको समझ नहीं आता कि क्या हमें सर्जरी की नीड है, क्या हमें अपनी कोई बॉडी पार्ट को कटवाने की, उसको खोल के ऑपरेशन कराने की नीड है। हम लोग ड्रग, मतलब यहाँ मेडिसिन के मतलब है ड्रग्स का, उसको लेके भी तो ठीक हो सकते हैं। In the early years of this century, there was little specialization in surgery. A good surgeon was capable of performing almost every operation that had been devised up to that time. Today, the situation is different. Operations are now being carried out where not even dream of 15 that were not even dreamed of 15 years ago. The heart can be safely opened and its valves repaired. Clogged blood vessels can be cleaned out and broken ones mended and replaced. A lung, the whole stomach, or even the part of the brain can be removed and still permit the patient to live a comfortable, satisfactory life. However, not every surgeon wants to or is qualified to carry out every type of modern operation. तो अब इसका थीम क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे, इस पैसेज का थीम क्या है? इस पैसेज का थीम है सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, या फिर आप कह सकते हो मॉडर्न एडवांसमेंट, ऑल्सो मॉडर्न एडवांसमेंट इन सर्जिकल ऑपरेशन, है ना? पहले जो सर्जिकल ऑपरेशन होते थे इतने ज्यादा सेफ नहीं होते थे, लोगों को अजीब सा डर होता था, पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। अब तो ऐसे ऐसे सर्जरी होती है जो 15 साल पहले आपने इमेजिन भी नहीं की होगी। कैसे? जैसे क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि अब तो आप सेफली किसी का हार्ट भी ओपन कर सकते हो, उनके वॉल्व्स, ये जो आपके हार्ट है, सबको पता है ना हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, कभी बचपन में देखा हो तो, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं और वहां पे वेसल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेसल्स, ये सारी चीजें सबको पता है।
उनको भी आप खोल सकते हो, तो चारों वॉल्व को रिपेयर कर सकते हो, क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स हैं उनको साफ कर सकते हो, अगर कोई ब्रोकन है उससे मेंड कर सकते हो। तो पूरा एक्चुअली ये पैसेज रीड करके आपको क्या समझ आता है कि किस तरीके से मॉडर्न एडवांसमेंट हो गई है, पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स इतना सब कुछ करने के बाद भी सही लाइफ जी सकते हैं। अब तो ब्रेन का पार्ट रिमूव कर सकते हो, स्टमक का पार्ट रिमूव कर सकते हो, लंग का पार्ट रिमूव करते हो। तो ये एक तरीके का मॉडर्निज्म है जो हम देख रहे हैं। इस पैसेज को रीड करके मुझे याद आ रहा है, याद तो क्या, अभी रिसेंटली सो माय फादर गॉट ऑपरेटेड, कुछ भी नहीं हुआ उनको, आराम से वो चल रहे हैं, अचानक से नी बेंड होती है एंड ही फेल डाउन एंड हमें पता लगता है उनका लिगामेंट टियर हो गया। ठीक है, तो आपके लेग के अंदर ना, ये जो हमारी लेग होती है, यहाँ पे नी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, उसके अंदर लिगामेंट होता है और मिनास्कस होता है। तो मिनास्कस होता है बेसिकली वो क्या है, मिनास्कस वो नट बोल्ट है जो आपकी लिगामेंट को पकड़ के रखता है, और लिगामेंट यहाँ बीच में होता है, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ताकि वो आपस में टकराए ना, कुछ ऐसा होता है। दिस इज व्हाट द डॉक्टर टोल्ड अस। एंड ये वो दोनों चीजें अंदर से खराब हो गई हैं। उन्होंने ऐसा बोला जब उन्होंने सारी मतलब एक्सरेज करे और ये सब कुछ करा, तो उन्होंने हमें बोला दैट नी रिप्लेसमेंट तो बड़े लोगों की होती है, अभी तो इतने यंग है फादर, नीड नहीं है, लेकिन हम लोग मिनास्कस रिपेयर करेंगे, ठीक है, और लिगामेंट हम नया बनाएंगे। तो आई वाज लाइक हाउ विल दे मेक द लिगामेंट। उन्होंने क्या किया, मेरे फादर की यहां से एक लिगामेंट लेकर एक्सट्रैक्ट कर यहां पर एक लिगामेंट लगा दिया, वही वाला लिगामेंट बनाकर, वो शेप बनाकर लगा दिया। और मिनेस्कस होता है यहाँ पे, वो फट गया था, ऐसा कुछ था जिसके अंदर जो ऐसा टीयर हो गया, टीयर होके यहीं पर ही पड़ा था उसका पीस, उसको उन्होंने स्टिच करके पूरा ऐसा कुछ बना दिया, पूरा एक स्टिच कर दिया। मतलब इसको क्या किया इन्होंने, रिपेयर कर दिया और नया लिगामेंट यहां से लेकर यहां लगा दिया। अब फादर क्या कर रहे मेरे, नाउ ही इज एबल टू वॉक। तो ये क्या है, यही वाली सर्जरी आई थिंक किसी हीरो की भी, आई थिंक ऋषभ पंत की भी हुई है। तो ऋषभ पंत मेट विद एन एक्सीडेंट, सबको पता होगा, काफी टाइम पहले, एंड बहुत ही ज्यादा डेडली एक्सीडेंट था, यही वाली सर्जरी उनकी भी हुई है। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस, सो ये बहुत कॉमन है। लेकिन आप सोचो हमें कितना अजीब लग रहा था सुनने के बाद भी कि आप कहीं से बॉडी से लिगामेंट लेकर कहीं लगा देते हो, है ना। तो इसी तरीके से यही पैसेज आपको बता रहा है किस तरीके से इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई कि अब तो आप किसी का ब्रेन भी अगर कुछ पार्ट निकाल देते हो, रिमूव कर रहे हो, तो भी वो बंदा एकदम ही अच्छे से जी सकता है। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग ऑपरेटेड ऑन, वो मोस्ट पीपल क्यों इतना ज्यादा डरते हैं ऑपरेशन से, इन स्पाइट ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन modern surgery, because they think modern drugs are dangerous, because they do not believe they need anesthesia, more than above and none of the above. सही आंसर क्या होगा, ज्यादातर लोगों को क्यों डर लगता है, तो ज्यादातर लोगों को ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन स्पाइट ऑफ द इंप्रूवमेंट्स इन मॉडर्न सर्जरी, लोगों को क्या करता है, लोगों को क्या लगता है, डर लगता है ऑपरेशन कराने में। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग operated on in spite of the improvements that we have seen in modern surgery. यही तो इस पैसेज का सब थीम भी है ना। ए बिल्कुल सही आंसर है। The surgeons in the early years of this century compared with modern ones कैसे हैं, had less to learn about surgery, need more knowledge, could perform every operation known today, more than above, none of the above. Surgeons in the early years of this century compared with modern ones, पहले के surgeons को modern के साथ compare कर रहे हो, early years of the centuries के और modern ones को, मतलब old versus new की बात हो रही है। तो क्या हुआ है, surgeons भी काफी अच्छे हो गए हैं। आंसर क्या होगा, द राइट आंसर वुड बी डी, डी सही आंसर है, क्योंकि मोर देन अबव हमें सही स्टेटमेंट दिखती है। क्या है उसका, हैड लेस टू लर्न अबाउट सर्जरी, नीडेड मोर नॉलेज, कुड परफॉर्म एवरी ऑपरेशन नोन टुडे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है कि वो लोग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आप सर्जरी के बारे में, और उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए, है ना। इतने सारे अगर ऑपरेशन हो रहे हैं
तो उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना. द ऑपरेशंस आर नाउ बीइंग कैरिड आउट दैट वर नॉट इवन ड्रीम इन टुडेज सिचुएशन. अ गुड सर्जन वाज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेशन दैट हैड बीन डिवाइज्ड अप टू दैट टाइम. लेकिन अब चीजें चेंज होने लगी है. तो मोर देन 2 इनका आंसर है. ओपन हार्ट सर्जरीज हैज बीन पॉसिबल. ओपन हार्ट सर्जरीज पॉसिबल है क्यों? सिंस द इन्वेंशन ऑफ वॉल्व्स ओनली इन द पास्ट 50 years फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स मोर देन अबव नन ऑफ द अबव. तो वो बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरीज पॉसिबल हैं क्यों? राइट आंसर होगा ई. इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है. तो ये कहते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी पॉसिबल है क्यों? क्योंकि इन्वेंशन हो गया वॉल्व का. अरे हम तो बॉर्न ही 4 वॉल्व के साथ हुए थे. ये तो सही नहीं हो सकता. ठीक है, ये क्या सिर्फ 50 साल से पॉसिबल हो रहा है? ऐसा भी नहीं है. हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी अच्छे से अब कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि क्या हो गया है, अब मॉडर्निज्म आ गया है, मॉडर्नाइज तरीके आ गए हैं. तो ये क्या है? नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. क्या आंसर है? नन ऑफ द अबव बिकम्स द राइट आंसर. ढंग से पैसेज रीड करेंगे तो आंसर्स मिलेंगे. मॉडर्न सर्जन्स डू नॉट लाइक टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ न्यू टाइप, are not as highly qualified as the older ones, are obliged to specialize more than their predecessors, more than above, none of the above. सही आंसर क्या होगा? एक बार रीड करो. So the right answer would be C. The right answer would be C. Are obliged to specialize more than their predecessors. पहले हर कोई हर तरीके के ऑपरेशंस कर लेता था. पहले हर कोई हर तरीके के ऑपरेशंस करता था, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? गिव मी अ मिनट. क्या हमने एक आंसर? ओ या ओके, आई थिंक हमने यहां गलती करी है. इसका सही आंसर क्या होगा? बी एंड सी. ए सही नहीं है. वेट, हम लोग बोल रहे हैं अर्ली सर्जन को कंपेयर कर रहे हैं विद द मॉडर्न वंस. सो दे हैड लेस टू लर्न अबाउट सर्जरी, दे नीडेड मोर नॉलेज. ओके, सो ए और सी बिल्कुल सही है. दैट इज वाई मोर देन अबव सही है ना? क्योंकि दिस इज तो समथिंग दैट स्किप्ड माय माइंड आल्सो. दे कुड परफॉर्म एवरी ऑपरेशन नोन टुडे. वो लोग तो सारे ऑपरेशन कर लेते थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नए नए तरीके के ऑपरेशन कर रहे हैं. राइट. सो अब के सर्जन, मॉडर्न सर्जन की जब बात होती है, मॉडर्न सर्जन आर ऑब्लाइज्ड टू स्पेशलाइज मोर देन देयर प्रीडेसेसर्स. प्रीडेसेसर्स सारे ऑपरेशन कर लेते थे, लेकिन अब के मॉडर्न सर्जन जो है, उन लोगों को क्या करना होता है? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है. एक बार फिर भी रीड करते हैं. The need for surgical operation, especially an emergency operation, almost always comes as a severe shock to the patient and the family. Despite modern advancement, most people still have an irrational fear of hospitals and anesthetics. Patients do not often believe that they really need surgery, cutting into the part of the body, as opposed to the treatment with the drugs. In the early years of this century, there was little specialization in surgery. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? Old surgeons के बारे में बात हुई है. A good surgeon was capable of performing almost every operation that had been devised up at that time. ये दोनों चीजें, दोनों लाइंस जो आपको दिख रही हैं, old surgeons के बारे में. Today the situation is different. Operations are now being carried out that were not even dreamed 15 years ago. The heart can be safely opened and its valves repaired. Clogged blood, this can be done and this can be replaced and mended. A lung, a whole stomach can be removed. Brain का part थोड़ा सा remove कर सकते हो. This can permit the patient to live comfortably. Okay. However, not every surgeon wants to or is qualified to carry out every type of modern operation. ये किसके बारे में है? ये एक मॉडर्न सर्जन के बारे में लाइन है. तो मॉडर्न सर्जन हर कोई हर तरीके का ऑपरेशन नहीं कर सकता. पहले हर कोई हर तरीके का ऑपरेशन कर रहा था. अब हमने बिल्कुल सही आंसर किया था.
तो हम लोग यहाँ कहाँ थे? मॉडर्न सर्जन्स डू नॉट लाइक टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ न्यू टाइप। लाइक की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, लाइक की कहाँ बात हुई है? आर नॉट एज हाईली क्वालिफाइड एज अदर वंस, ना तो हमने क्वालिफाइड की बात की है, दे आर तो इवन मोर साउंड। आर ऑब्लाइज्ड टू स्पेशलाइज मोर देन देयर प्रेडेसर्स, उन्हें क्या होना पड़ेगा? उन्हें ज्यादा स्पेशलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि अब मॉडर्निज्म का जमाना है, तो बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना? तो सी बिकम्स द राइट आंसर। In modern surgery, it is impossible to use drugs. You cannot operate on the lungs. You can even remove a portion of the brain. More than above, none of the above. In modern surgery, क्या होता है? The right answer would be C again. Again बहुत easy है, हमने अभी अभी रीड किया है कि एक मॉडर्न सर्जरी में ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्रग्स के बिना नहीं हो सकती या ड्रग्स के साथ ही करना जरूरी है। ये बात कहीं नहीं बोली गई है पैसेज में, पर यह बोला गया है कि लोगों को अक्सर ऑपरेशन से ज्यादा, किससे ज्यादा? ऑपरेशन से ज्यादा हमें तो ड्रग्स लेके ठीक कर दो, हमें तो मेडिसिन देके ठीक कर दो, ऐसा लगता था, है ना? ये बात हुई थी, लेकिन ये मॉडर्न सर्जरी से एसोसिएटेड नहीं है, इसे कैंसिल कर दो। यू कैन नॉट ऑपरेट द लंग, साफ ही लिखा है, आप ऑपरेट कर सकते हो लंग, स्टमक, ब्रेन। कैन नॉट तो गलत हो गया, ये भी कट कर दो। यू कैन इवन रिमूव अ पोर्शन ऑफ द ब्रेन, यस, इन द मॉडर्न सर्जरी यू कैन डू दैट। तो मोर देन अबव है ही नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। आंसर क्या है हमारा? सी। ये क्या है? सी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन के थ्रू। ये है हमारा लास्ट पैसेज है ये। So the passage is, a strict vegetarian is a person who never in his life eats anything derived from animals. तो एक वेजिटेरियन वो है जो इसने लाइफ में कभी भी एनिमल या एनिमल से डिराइव कुछ नहीं खाया। इसके अंदर ना एग भी आता है, ठीक है? जो एग खा लेते हैं वो एगिटेरियन कहते हैं ना अपने आप को, वो भी वेजिटेरियन नहीं होते कंप्लीटली। द मेन ऑब्जेक्शन to vegetarianism on a long term basis is the difficulty of getting enough protein, that is the body building element in food. If you have ever been without meat or other food or other animal food for some days or weeks, say for religious reasons, you will have noticed that you tend to get physically rather weak. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वीगन होते हैं। क्या होते हैं? वीगन। कभी सुना है वीगन? वो लोग तो मिल्क भी नहीं पीते हैं। क्यों? मिल्क भी तो आप किसी के एनिमल से कंज्यूम कर रहे हो, एग्स एंड मिल्क्स। तो कुछ लोग तो वीगन होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो दूध है, जो मिल्क है, वो भी तो हमने किसी जानवर से लेकर ही पिया है ना। वो सिल्क भी नहीं पहनते क्योंकि वो सिल्क वॉर्म से आया है ना? मिल्क, मेरी एक दीदी है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, ठीक है? उनके पास अगर आप बात करोगे तो भाई वो सिल्क नहीं यूज करती है, वो दूध नहीं पीती है, वो कुछ भी बेसिकली नहीं करेंगी जो एनिमल से रिलेटेड है। तो दैट उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट है, बट वो बाय चॉइस वीगन है। तो वीगनिज्म भी हो सकता है, एगिटेरियनिज्म भी होता है, वेजिटेरियनिज्म भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, अलग अलग तरीके की फूड कंजम्पशन है। तो अभी तक ये पैसेज ने हमें बोला है कि आप अगर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो तो कुछ टाइम बाद आप थकने लगते हो, क्योंकि आपने क्या नहीं, प्रोटीन नहीं इनटेक किया है। और प्रोटीन क्या होता है? एक बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है। आगे पढ़ते हैं। You are glad when the fast is over and you get your reward for a succulent meat meal. तो एक अच्छा मीट मील आपको बाद में मिलता है। अब आई डोंट सपोर्ट दिस या आई डोंट डिनाई दिस, मेरा बहुत न्यूट्रल स्टैंड है। आई एम अ पर्सन हु इज एन एगिटेरियन, मैं एग खा लेती हूँ, घर पे कभी नहीं बन पाता बिकॉज माई दादी डज नॉट अलाउ इट, राइट? लेकिन सिर्फ एग्स इसलिए बिकॉज व्हेन यू गो टू जिम और एनीथिंग आपको प्रोटीन चाहिए होता है, तो इसीलिए ही एग्स, पनीर यू कैन हैव इट, अदरवाइज वी आर वेजिटेरियन। नाउ मेरा कोई स्टैंड नहीं है इस पे, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। आई हैव फ्रेंड्स हु आर non-vegetarian and I have friends who are vegetarian, so both of them are good and it is up to your way, your wish कि आपको कैसे जीना है। So the passage says proteins are built up from approximately 20 food elements like amino acids, which are found more abundantly in animal protein than in vegetable protein.
This means you have to eat a great deal of vegetable than animal food in order to get enough of these amino acids. A great deal of vegetable food goes to waste in this process, and from the physiological point of view, there is not much to be said in favor of lifelong vegetarianism. तो ये पैसेज थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो है ही, कोई दिल पे नहीं लेगा इसको, अगर कोई वेजिटेरियन है, कोई एगिटेरियन है, हम पैसेज पे स्टिक करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना, हमने जो ऑथर ने बोल दिया है हमें तो वो करना है। ऑथर ने क्या बोला है, ये मेरी बातें नहीं है, ये ऑथर की बात है, राइटर की बात है। तो राइटर बोलता है एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जो पर्सन है, वो पर्सन हमेशा लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन रहना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन बहुत कम ले पाता है। प्रोटीन है जो कि बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, जो कि जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं अगर आपने कुछ टाइम तक विदाउट मीट या अदर एनिमल फूड रहे हो, जैसे डेज और वीक्स, तो आपको क्या, जैसे रिलीजियस पर्पस के लिए आप रहना पड़ा आपको ना वीक और फिजिकली वीक फील होने लगता है। एंड आप बहुत खुश होते हो जब फाइनली आपका फास्ट पूरा होता है और आपको एक एनिमल, एक सक्यूलेंट एनिमल का मीट मील मिलता है, मतलब एक भरपूर एनिमल मीट मील जब आपको मिलता है तब आपको खुशी होती है। प्रोटीन्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, और कंपेयर किया इन्होंने कि अगर आप प्रोटीन को बेसिकली फूड एलिमेंट से लोगे तो उसके अंदर क्या होता है, एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं। क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अब अगर आप प्लांट बेस्ड एमिनो एसिड्स लोगे, मतलब वेजिटेबल्स, लेगुमिनस प्लांट्स, जैसे पल्सेस, तो जैसे मैं अगर प्रोटीन पूरा करती हूँ अपना तो पनीर और दाल से करती हूँ, तो ये कहते हैं कि एमिनो एसिड्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं पनीर या दाल, इन सब चीजों से, वो थोड़ा कम आपको हेल्प करते हैं या कम आप उससे एनर्जी ले पाते हो एज कंपेयर टू मीट, क्योंकि वो डायरेक्टली एनर्जी देते हैं। दिस इज ट्रू, दिस इज साइंटिफिक, है ना, विच इज फाउंड अबैंडेंटली। ये एमिनो एसिड्स अबैंडेंटली मिलते हैं एनिमल प्रोटीन में वेजिटेबल प्रोटीन के कंपैरिजन में। तो अगर आप वेजिटेरियन हो लाइफ लॉन्ग, तो आप क्या आप देखते हो कि आपको फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गलत है ये चीज, बिकॉज आप अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हो। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, आपके बॉडी के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं, बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन ज्यादा अच्छे से आपको एनिमल फैट से मिलता है, ये वो पैसेज में बता रहे हैं। So according to the passage, a strict vegetarian is a person who rarely eats animal products, sometimes eat eggs, never eat any animal product, more than above, none of the above. सही आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर है, सबने सही बताया मुझे। Rarely eat animal products, ये तो क्या हो गए हमारे, ये तो नॉन वेजिटेरियन हो गए। Sometimes eat eggs, ये हमारे कौन हो गए, एगिटेरियन हो गए, ये भी नहीं होते हैं। मोर देन अबव हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या है, दे नेवर ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस इन फूड, इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल्स, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट बिल्कुल ट्रू है, वो क्या है, वो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, तो इट इज गुड फॉर, ओके, ओ या ये भी ठीक है, इट इज गुड फॉर हेल्थ, यस इट इज गुड फॉर हेल्थ। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस इन फूड एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल्स, इट इज डिफिकल्ट, तो ये नॉट गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, मोर देन अबव। डी बिल्कुल सही आंसर है, डी क्या है, सही है, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, गुड हेल्थ के लिए भी होते हैं और बॉडी बिल्डिंग भी होते हैं। प्रोटीन के लिए क्या है, आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, 1 सेकेंड, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, मोर देन अबव। ये बताओ, we feel weak when we go without meat because we are reducing our food intake. क्या हम कम खाना खाते हैं इसलिए? नहीं, खाना तो हम बहुत खाते हैं, इनफैक्ट व्रत में हम ज्यादा ही खाते हैं,
है ना, ऐसा होता है ना, मम्मी आलू ला रही हैं, कभी चिप्स ला रही हैं, हम भगवान को ध्यान करने बैठे हैं और हमें क्या याद आ रहा है, आज तो पूरियां मिलेंगी भाई, कुट्टू के आटे की पूरी, ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के साथ ही ऐसा होता ही है। तो वो फास्ट नहीं होता। फास्ट बेसिकली, फास्ट आप क्यों करते हो? फास्ट का पॉइंट होता है आपकी सहन शक्ति को इंक्रीज करना, आप किसी चीज को हटा के कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकते हो अपने कमिटमेंट पे, वो होता है फास्ट। आपको भूखा जान पूछ के रहना ताकि आप मेंटली स्ट्रांग बनो, दैट इज फास्ट। बिकॉज ग्लटनी, ग्लटनी मतलब ओवर कंजम्पशन, खाना भी एक तरीके का वाइसेस है। क्या है? एक तरीके का वाइस, VICE। वाइस क्या होता है? वाइस होता है कुछ गलत जो आपकी लाइफ में, कुछ गलतियां आपकी जो आपको एलिमिनेट करनी है, उन्हें वाइसेस कहते हैं, है ना। गुड डीड्स का ऑपोजिट होता है वाइसेस। वाइसेस मतलब बुरी चीजें, तो ज्यादा खाना भी गलत है, इसलिए हम फास्ट रखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग वीक फील करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वी आर रिड्यूसिंग द फूड इनटेक, वी फील वीक व्हेन वी डू नॉट ईट मीट, ऐसा नहीं है क्योंकि हम कम खा रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट गेट एनफ प्रोटीन। हाँ, हमें प्रोटीन सही से नहीं मिलता, बिकॉज वेजिटेबल्स डू नॉट कंटेन प्रोटीन more than above, more than one of the above and none of the above। तो सही आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर है, बी सही आंसर है। ऐसा नहीं कि वेजिटेबल्स डू नॉट कंटेन प्रोटीन, वेजिटेबल्स कंटेन करती हैं प्रोटीन, लेकिन लेस प्रोटीन होता है। क्या होता है? लेस प्रोटीन होता है। क्यों लेस प्रोटीन होता है? बिकॉज लेस अमीनो एसिड होते हैं, लेस अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए ही हम लोग को वीक फील होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? बी बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज हमें एनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है। प्रोटीन्स आर बिल्ड अप फ्रॉम, प्रोटीन्स कैसे बिल्डअप होते हैं? 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, 20 डिफरेंट वेजिटेबल्स, वेरियस फैट्स एंड शुगर्स, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो आई एम प्रीटी श्योर सबको आंसर पता है, हमने अभी ही डिस्कस किया है। 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स एक साथ मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा हमें एनिमल्स के पास से मिलता है, उसके बाद हमें कहां से मिलता है? उसके बाद हमें प्लांट से मिलता है, तो एनिमल्स से ज्यादा मिलता है। According to the author of the passage, physiologically lifelong vegetarianism may not be desirable because लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन रहना डिजायरेबल नहीं है। क्यों? इट मेक्स पीपल वेरी थिन, द बॉडी मस्ट प्रोसेस टू मच वेस्ट, द फार्मर लूज मनी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा? बी, दैट इज द बॉडी मस्ट प्रोसेस टू मच वेट लाइफ। अरे नहीं, दिस शुड नॉट बी द राइट आंसर। Oh yeah, a great deal of vegetable goes to waste in this process from the physiological point of view। हम लोग क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड होता है वो उसको हमारी बॉडी टर्न ही नहीं कर पाती है, हमारे जो एसिड्स होते हैं एमिनो एसिड्स में टर्न ही नहीं कर पाते हैं, तो हमारे बहुत सारी चीजें क्या चली जाती है? द बॉडी प्रोसेस गोज टू वेस्ट, हमारा जो एनर्जी है वो आधे ज्यादा वेस्ट में जाता है। तो सही आंसर हो गया बी, है ना। तो इट मेक्स पीपल वेरी थिन, यहाँ पे मोटे पतले की बात नहीं हो रही है, फार्मर्स अपनी मनी लूज करते हैं ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है। बॉडी का जो प्रोसेस है, तो बॉडी क्या करता है? बॉडी जो हीट और एनर्जी यूज करके क्या क्रिएट करता है? एमिनो एसिड्स क्रिएट करता है। ये एमिनो एसिड्स क्या करते हैं? हमारे प्रोटीन फॉर्म करते हैं। अब यहां हमें जब एमिनो एसिड्स ही कम मिल रहे हैं तो प्रोटीन भी कम मिलेगा, इन टर्न एनर्जी भी हमें कम मिलेगी, है ना। एक साइकिल है ये, तो ये आधी चीजें क्या हो जाएंगी? वेस्ट हो जाएंगी, है ना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने भी पहली बार ये पैसेज देखा है आपके लिए, जस्ट मैंने डीटीपी कराया, तो हम लोगों ने कैसे किया? बैक एंड फोर्थ गए हम लोग। एक आंसर, एक पहले रीड किया ये क्वेश्चन, पैसेज में देखा, ढूंढा, दोबारा आए, आंसर मार्क करा,
तो इस तरीके से अगर आप करोगे, थोड़ा एलिमिनेशन फॉर्म कर कर ये सारी चीजें टेक्निक यूज करके अगर आप अपने पैसेज पढ़ोगे तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, आपको काफी ज्यादा क्या होगी, हेल्प ही होगी। ओके अब पेपर में एक और चीज आती है जिसे कहते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या आता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो कुछ वर्ड्स में देती हूं, आई वॉन्ट यू टू नो दीज थिंग्स। एक डॉक्यूमेंट में अपलोड कराऊंगी, एक डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, तो आप वो डॉक्यूमेंट तो देखोगे ही। वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले मेरे पास भी कुछ वर्ड्स हैं जो हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वर्ड क्या है जो मैं आपको देना चाहती हूं, पहला वर्ड इज ज्योग्राफी। कोई मुझे बता सकता है ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है? मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, मैपिंग ऑफ अर्थ, मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ज्योग्राफी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, अगर कहीं पर लिखा है मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स सब्स्टिट्यूशन इज इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। देन आर्ट रिलेटेड टू गुड हैंड राइटिंग, आर्ट रिलेटेड टू गुड हैंड राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। तो आर्ट रिलेटेड टू गुड हैंडराइटिंग इज कॉल्ड एज कैलीग्राफी। क्या होता है, कैलीग्राफी। और क्या क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज, स्टडी ऑफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज क्या होता है, कोई बताएगा? स्टडी ऑफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज, इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी। क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी। ये बताओ, स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, अर्थ और रॉक्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज जियोलॉजी, इट इज कॉल्ड एज जियोलॉजी। और देखें, थोड़े से और सॉल्व करते हैं उसके बाद। ओके, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस कर दो, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड एज फिलोलॉजी, फिलोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देन स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज बायोलॉजी, इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। देन स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन organisms and environment, इसको हम क्या कहते हैं, we call it as ecology। क्या बोलते हैं, ecology। then study of human development, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, वी कॉल इट एज एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। और देखते हैं,
वन विद अनलिमिटेड पावर, कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है कोई भी चीज करने की, कुछ भी उसके लिए पॉसिबल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेट। कौन होते हैं वो? ऑटोक्रेट। और कौन से हम कर सकते हैं? ओके, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन्स, एक ऐसा डॉक्टर जो बोन्स की ट्रीटमेंट करता है, बोन्स की ट्रीटमेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिशियन। कॉल्ड एज ऑर्थोपेडिशियन, बोन्स के बारे में जो करते हैं, ऑर्थोपेडिशियन। ओके, ये सबने लिख लिया है? और करें थोड़े से, लेट अस सी सम ऑफ द अदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो पेपर में आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिखवाऊंगी। डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता हुआ डॉक्टर कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। फिर वन हु इज ऑल नोइंग, एक ऐसा पर्सन जिसको सब पता है, वो कौन होता है? ओमनीसिएंट। कौन होता है? ओमनीसिएंट। एक ऐसा पर्सन जिसे सब पता है, ओमनीसिएंट, OMNISCENT, ओमनीसिएंट। वन हु इज ऑल पावरफुल, एक ऐसा पर्सन जो बहुत पावरफुल है, वो पर्सन होता है ओमनीपोटेंट। वो कौन होता है? ओमनीपोटेंट। एक ऐसा पर्सन जो किसी से कभी हारता नहीं है। तो भगवान कौन है? भगवान ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट, सब जानने वाला। ओम, द सेंट्रल पर्सन, द बिगेस्ट पर्सन इज ओमनीसिएंट। ही इज एवर प्रेजेंट, नॉट गोइंग टू डाई। वो क्या है? सबसे ज्यादा पावरफुल, ओमनीपोटेंट है। कौन है? ओमनीपोटेंट है। वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, बहुत तेज जो कोई बोल सकता है, वो होता है वेंट्रीलॉजिस्ट। कौन होता है? वेंट्रीलॉजिस्ट। देन द पर्सन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, द पर्सन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग इज सोमनीलॉजिस्ट। कौन होता है? that person is talks while sleeping is, oh no हमने सही लिखा था, somniloquist. And the person who walks while sleeping, the person who walks while sleeping is somnambulist, है ना? वो कौन होते हैं? सॉम्निबोलिस्ट होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ही कूल से यूज करते हो तो बहुत अच्छा भी लगता है। ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़े से और देखें, आपको मैं दूंगी आपको एक हैंडआउट, वो तो आप रीड करोगे ही, क्लास में भी थोड़े से और देख लो, थोड़े अपने नोट्स बना लो, है ना? तो पर्सन who turns his या her thoughts
इनवर्ड, अंदर ही रखता है, कम बोलता है, इज इंट्रोवर्ट, जो कि अपने थॉट्स आउटवर्ड रखता है, एक्सट्रोवर्ट। कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक ऐसा पर्सन जो बोथ कर सकता है, इनवर्ड प्लस आउटवर्ड, वो पर्सन होता है एम्बिवेलेंट, सॉरी एम्बीवर्ट कह सकते हो आप उसको। एम्बीवर्ट वो क्या है? जो पर्सन बहुत कम बोले इंट्रोवर्ट, जो पर्सन बहुत ज्यादा बोले एक्सट्रोवर्ट, जो पर्सन दोनों कर सके अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, वो एम्बीवर्ट होता है। कौन होता है? एम्बीवर्ट। एक ऐसा पर्सन हु बिलीव्स इन रूथलेस सेल्फ एग्रेडाइजमेंट पर्सन होता है, जो ईगोइस्ट होता है। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करता है, उसे क्या बोलते हो? ईगोइस्ट। क्या करता है? सेल्फ एग्रेडाइजमेंट करता है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलता है। दैट पर्सन इज ईगोइस्ट। पर्सन who easily believes in others, लोगों में जल्दी मान जाता है, वो पर्सन होता है क्रेड्यूलस। वो पर्सन क्या है? थोड़ा भोला है, क्रेड्यूलस है, सब लोगों की बात मान जाता है। क्या है? क्रेड्यूलस है। देन एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है? थोड़ी बैड क्वालिटीज हैं। बैड क्वालिटीज वाला पर्सन क्या होता है? नटोरियस। या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा पर्सन जो बहुत नॉटी है, वो क्या होता है? नटोरियस। जैसे आपका ब्रदर जो बहुत वीडियो गेम्स खेलता है, वो क्या है? नटोरियस। ओके। देन एक ऐसा पर्सन जो फ्लैटरर है। फ्लैटरर को हम एक और चीज बोलते हैं, बूट लिकर। बूट लिकर क्या होता है? जो लोगों को बहुत ज्यादा फ्लैटर करता है, बढ़ा चढ़ा के उनके बारे में प्रेज करता है, फ्लैटरी करता है, और उस तरीके से अपने करियर में, अपनी सराउंडिंग्स में हाइक करने की ट्राई करता है, उसे कहते हैं तुम बूट लिकर हो। जैसे बहुत सारे जगहों पे आप चापलूसी करने को क्या कहोगे? बूट लिकिंग कहोगे, उसे फ्लैटरी कहते हो। तो वो पर्सन कौन होता है? साइकोफेंट होता है। कौन होता है? साइकोफेंट होता है। साइकोफेंट, that is called as sycophant. Okay, then person who has keen interest in food and drinks, जिसका खाने में और पीने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, वो पर्सन कौन होता है? वो पर्सन होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चिप्स भी आए थे, चिप्स आते हैं गवर्नमेंट चिप्स, याद रखना। एक पर्सन जिसे बड़ा अच्छा लगता है खाना पीना, अच्छी अच्छी चीजें ट्राई करना, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, फूड ब्लॉगिंग भी लोग करते हैं ना, तो ये उस तरीके का एक वर्ड है। देन समवन हु loves collecting books, उसे बुक्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है। वो कौन है? एक बिब्लियोफिली। कौन है? एक बिब्लियोफिली, जिसे बुक्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। एक ऐसा जिसके पास लव फॉर मैनकाइंड है, वो मैनकाइंड के हर किसी को पसंद करता है। दैट पर्सन इज फिलेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोपी। लव फॉर मैनकाइंड इज फिलेंथ्रोपी, और ऐसे पर्सन को आप क्या कहोगे? ऐसे पर्सन को आप कहोगे फिलेंथ्रोपिस्ट। कौन है ऐसा पर्सन? फिलेंथ्रोपिस्ट।
ओके, और कुछ और देखते हैं थोड़े से। देन ऐसा पर्सन, वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन जिसको मैनकाइंड बिल्कुल पसंद नहीं है, वो होता है मिसेंथ्रोपिस्ट। कौन है वो? मिसेंथ्रोपिस्ट, या उसकी एक्ट को कहते हैं मिसेंथ्रोपी। वन हु हेट्स वुमेन, ऐसे लोग जिनको वुमेन बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे निकले, उन्हें कहते हैं मिसोजिनिस्ट। कहते हैं ना, आप मिसोजिनिस्ट हो, आपको लगता है कि वुमेन ये काम अच्छे से नहीं कर सकती हैं, हम आजकल आपसे भी आगे हैं, हम भी सब कर सकते हैं। मिसोजिनिस्ट, ओके। वन हु लव्स हिज कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करता हुआ कौन होता है? पेट्रियट, पेट्रियट होता है। आई एम पेट्रियट, मेरे को अपनी अपनी कंट्री, अपने भारत देश की क्या है? परवाह है। द पर्सन हु लव्स टू स्पीक, एक ऐसा पर्सन जिसे बोलना बहुत पसंद है, वो पर्सन होता है लोकेशियस। लोकेशियस बोलता बहुत है या उसे पसंद है बोलना, दैट इज लोकेशियस। स्ट्रॉन्ग, डीप डिसलाइक, मैं एक पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं, मेरे को उसके लिए डिसलाइक है, इज एंटीपैथी। एंटीपैथी, अफेक्टेड बाय सिमिलर फीलिंग्स, आपको किसी की फीलिंग्स की अगर परवाह है तो आप कौन हो? सिंपैथी, सिंपैथेटिक पर्सन हो। देन आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद अदर्स इज एम्पैथी। अब बहुत बच्चे सिंपैथी एम्पैथी में कंफ्यूज होते हैं। किसी के लिए दया भावना, सद्भावना रखना कि हाँ यार मुझे पता है तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आई एम सॉरी, तुम अपना काम करो, बाद में डिस्टर्ब करता हूं, दैट इज, बाद में आता हूं बात करने के लिए, दैट इज सिंपैथी। लेकिन पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स, यार अगर मेरे साथ ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये चीज क्या होता है, अगर आप आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को दूसरों के साथ, उसे कहते हैं एम्पैथी। ठीक है, उसके बाद अगर आप फील करते हो डीप सैडनेस और पिटी, तो उसे क्या कहते हैं? आप क्या फील कर रहे हो? पैथेटिक फील कर रहे हो। क्या फील कर रहे हो? पैथेटिक फील कर रहे हो। देन पर्सन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू आर, you have your theist, or does not believe in the presence of God, आप गॉड की प्रेजेंस में नहीं मानते हो, तो आप कौन हो? एथिस्ट। कौन हो? एथिस्ट। इफ यू बिलीव इन द थ्योरी, इन द थ्योरी ऑफ वन गॉड, एक गॉड में मानते हो, तो मोनोइस्ट हो, है ना। और अगर मानते हो कि देयर आर मेनी गॉड्स, हर अलग अलग तरीके का, तो पॉलिथिस्ट हो। कौन हो? पॉलिथिस्ट हो। ठीक है,
उसके बाद अगर आप क्या करते हो, सेवरल मैरिजेस में मानते हो, सेवरल मैरिजेस उसे क्या कहते हैं, पॉलीगैमी, यू कॉल इट एज द पॉलीगैमी। इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर को आप बोलते हो पेट्रीमनी, पेट्रीमनी, और अ फादर लाइक फिगर, यू कॉल दैट पर्सन एज पेट्रियार्क। और बहुत ज्यादा ही बोल्ड मैन का होल्ड होना सोसाइटी पे, उससे कहते हैं पेट्रियार्की, उसे क्या बोलते हैं, पेट्रियार्की। ऐसे ही एक वर्ड आ जाता है कभी कभी फादरहुड, तो फादरहुड को किससे बोल सकते हो, मैटर्निटी। मदरहुड क्या होता है, मैटर्निटी। मदरहुड क्या होता है, मैटर्निटी। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, वी कॉल इट एज मोनार्की। अगर टू एजेंसीज एक साथ मिल जाती हैं तो वी कॉल इट एज डायआर्की। जैसे हम अगर अभी हमारी कौन सी सरकार जीतेगी हमें ये तो नहीं पता, इलेक्शन चलते हैं जैसे, तो क्या गठबंधन की सरकार जीतती है ना, ऐसी चीजें होती है ना। तो एक पर्सन अगर सिर्फ रूल कर रहा है तो मोनार्की, दो पर्सन बना दें तो डायआर्की, इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल, कुछ पावरफुल पीपल अगर करते हैं उसे हम कहते हैं ओलिगार्की, ओलिगार्की। अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, अगर मिलिट्री क्लास रूल करती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेक्रेसी। अगर डिवाइड गाइडेंस है, गवर्नमेंट बाय डिवाइड गाइडेंस है, इससे हम कहते हैं थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, अगर डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्न करती है उससे हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, कोई नोबल पर्सन यहां पे रूल कर रहा है, उससे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बाय वेल्थ, वेल्थ के थ्रू बना है, उसे हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। जो रिच है उसने रूल कर लिया, प्लूटोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय द पीपल, अगर गवर्नमेंट पीपल के थ्रू बनी है तो हम उससे कहते हैं डेमोक्रेसी। जो इंडिया में है क्या है वो, डेमोक्रेसी। ठीक है, उसे लिखो। अगर आप कहते हो कंट्रोल्ड बाय मेन, सोसाइटी की बात हो रही है, तो यहां क्या आएगा, पेट्रियार्की। क्या आएगा, पेट्रियार्की। और कंट्रोल्ड बाय मदर, मेट्रियार्की। ओके, देन किलिंग वंस हस्बैंड, अगर किसी ने अपने हस्बैंड को मार दिया है तो वो क्या होता है, किलिंग वंस हस्बैंड
Is matricide killing one's parents? Is patricide killing one's race? तुमने अपनी पूरी पूरी रेस, अपने क्लैन को मार दिया है. इट इज कॉल्ड एज जीनोसाइड. जैसे जो ज्यूज के साथ हुआ वो क्या था? जीनोसाइड था. बाहर के मासेस को मार दिया. किलिंग अ न्यूबॉर्न, इन्फेंटिसाइड. किलिंग अ किंग, किसी किंग को मारना, रीजीसाइड. किलिंग किसी ह्यूमन को, किसी ह्यूमन बीइंग को मार देना, इज होमिसाइड. किलिंग वन सेल्फ इज सुसाइड. ठीक है, इट इज सुसाइड. सम पर्सन हु हैज अ कंपल्शन टू स्टील, एक ऐसा पर्सन जिसे चुराने की बहुत आदत है, चुराता रहता है चीजें, दैट पर्सन इज क्लिप्टोमेनिया. उसे क्या है? ही इज सफरिंग फ्रॉम क्लिप्टोमेनिया. क्लिप्टोमेनिया. और ऐसा पर्सन जिसे क्या है? कंपल्शन टू लाई. कुछ लोगों को झूठ बोलने में बहुत मजा आता है. वो लोग कौन होते हैं? उन्हें क्या होता है? मीथोमेनिया. क्या होता है? मीथोमेनिया होता है. याद रखना, क्लिप्टोमेनिया बहुत बार पेपर में आता है. सुसाइड, क्लिप्टोमेनिया, रीजीसाइड, जीनोसाइड, ये सब इंपॉर्टेंट है. अगर एक बुक है, बुक कंटेनिंग ऑल वर्क्स बाय द ऑथर, ऑथर के सारे वर्क्स हैं उसके अंदर, तो वो क्या होता है? ओमनीबस. क्या होता है? ओमनीबस. ओके. अ मैसेज रिटन फ्रॉम फार अवे, telegraph. We call it as telegraph. One person who is very expressive, एक ऐसा पर्सन जो बहुत एक्सप्रेसिव है, वो पर्सन है एलोक्वेंट. वो कौन है? एलोक्वेंट. वो वर्ड्स के साथ बहुत अच्छा है. वो क्या है? एलोक्वेंट है. ठीक है. सिग्नेचर ऑफ वन सेल्फ, अपना सिग्नेचर देना, इज ऑटोग्राफ. क्या कर रहे हो आप? ऑटोग्राफ. या किसी सेलिब्रिटी का भी आप क्या कर रहे हो? सिग्नेचर ले रहे हो, तो उसे बोलोगे ऑटोग्राफ. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, किसी वर्क की या किसी बुक की इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल. वी कॉल इट एज प्रीएम्बल. राइटिंग ऑफ वंस ओन लाइफ स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी. अगर मैं अपने ही बारे में खुद से लिखती हूं, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. ऑन वंस ओन, अपनी स्टोरी खुद से. और राइटिंग समवन्स लाइफ स्टोरी इज बायोग्राफी. मतलब अगर मैंने आपके बारे में लिखा आपसे जानने के बाद, दैट इज बायोग्राफी. अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में लिखा, दैट इज ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. अ स्पीच टू वन सेल्फ
जब एक पर्सन क्या है, एलोन होता है, इट इज कॉल्ड एज सॉलिलॉकी। जो हैमलेट देते हैं ना, सॉलिलॉकी टू बी एंड नॉट टू बी, उसे कहते हैं सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी। अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, वी कॉल इट एज अ म्यूजियम। उसे क्या बोलते हैं, म्यूजियम कहते हैं, म्यूजियम। अ कैरेज फॉर सिक पीपल, एक ऐसी चीज जो, एक व्हीकल जो सिक पीपल को लेके जाती है, उसे हम कहते हैं एम्बुलेंस। ये कुछ वर्ड्स है जो हमें पता ही है ना, एम्बुलेंस कहते हैं उनको। उसके बाद वन हु ईट्स वेजिटेबल्स ओनली, अभी हमने देखा वो पर्सन कौन होता है, वेजिटेरियन होता है। कौन होता है, वेजिटेरियन। अ पर्सन हु ईट्स, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश कोई खा ले उससे हम कहते हैं कैनिबल, कैनिबल। ईटिंग हैबिट दैट इज रिपल्सिव, वी कॉल इट एज ग्लटन। वो कौन है, ग्लटन, जो बहुत ज्यादा खा ले, ग्लटन। बैकवर्ड लुकिंग इज रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। फॉरवर्ड लुकिंग इज प्रोस्पेक्टिव या इंट्रोस्पेक्टिव, या फिर कह लो वंस मोटिव के बारे में, या फिर कोई जो इनवर्ड देखता है। इज कॉल्ड एज इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव। टू सेंड आउट वंस नेटिव कंट्री, कोई अपनी नेटिव कंट्री से बाहर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सपेट्रिएट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनता है, एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट करते हैं, मेक टू हैपन एट द सेम टाइम। कोई चीज जो सेम टाइम पे हो हमेशा हमेशा, उससे हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, सिंक्रोनाइज था। क्या था, सिंक्रोनाइज था। ओके इस तरीके से हम देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखती है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड जो रिप्लेस कर सकता है हमारे पूरे सेंटेंस को, दिस इज कॉल्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सी हमने कितने सारे एक क्लास में रिवाइज कर लिए। हमने आज की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां से हमने स्टार्ट किया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हम लोगों ने, और साथ में हमने दो पैसेजेस, तीन पैसेजेस भी किए, ठीक है। सो विद दिस आई वाइंड अप माय क्लास। डॉक्यूमेंट तो मैं अपलोड कर ही दूंगी जहां पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और भी मिल जाएंगे वर्ड्स, लेकिन आज भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करे हैं। हमने पैराग्राफ भी रीड करके देख लिया कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो कैब रिलेटेड भी आ सकते हैं, इसमें नहीं थे वो कैब रिलेटेड बट आ सकते हैं वो कैब रिलेटेड भी। आई ट्राई, कोशिश करूंगी और पैसेज मिल जाए। अगर
पास्ट ईयर नहीं मिल रहे हैं तो और कोई मिल जाए ताकि हम लोग वो भी प्रैक्टिस करें। नहीं तो हिमानी के साथ भी कुछ पैसेजेस आप करोगे, हो सकता है वहां पे कोई ऐसा पैसेज आ जाए जिसके अंदर आपको वो कैप दिख जाए। ठीक है, सो विद दिस आई विल वाइंड अप। आई होप सबको समझ आया। आई होप आप लोग सारे अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक प्लीज छोड़ना मत। ठीक है ना, ये टॉपिक छोड़ना मत। ये टॉपिक अक्सर पेपर में जब आता है ना तो इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में बहुत आता है, जैसे ज्योग्राफी, कैलीग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, और कौन से वर्ड्स करे हमने, फिलोलॉजी, और कौन से वर्ड्स देखे, बायोलॉजी, इकोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे हमने देखा, नटोरियस, साइकोफेंट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवेंट तो बहुत आता है, ईगोइस्ट भी अच्छा है। ठीक है, बिब्लियोफाइल, और कौन से वर्ड्स है, एंटीपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, एथिस्ट, थीस्ट, मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट, पेट्रियार्क, पॉलीगेमी, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बड़े कॉमन है ये। रीजिसाइड, होमिसाइड, क्लिप्टोमेनियक, ठीक है, मिथोमेनिया, और साथ में वी हैव एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, oligarchy, monarchy, right? So these are certain words. Then we have democracy, museum, soliloquy, biography, autobiography, preamble, then introspective, synchronize, expatriate. ये वर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर में, दोबारा आना इज नॉट अ बिग डील। तो इनको ढंग से सारे रीड करेंगे। ठीक है, विद दिस आई विल वाइंड अप माय क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।